हेलो गाइज, मैं इंजीनियर विकास काला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज हमारे साथ हमारे सर, सीनियर सर हैं, मिस्टर सत्यवान सर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। इनका बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है कंस्ट्रक्शन में। तो कुछ चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन में, अपन इनसे जानेंगे, इनसे सीखेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है कंस्ट्रक्शन में। इस दौरान काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट्स भी आपने किए होंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा डी वॉल के ऊपर। तो आजकल क्या मार्केट में नया नया ट्रेंड है, फाइलिंग की जगह लोग डी वॉल को यूज़ कर रहे हैं। तो डी वॉल को यूज़ करने में मतलब उनको कुछ फ़ायदा लगा तभी कर रहे हैं। तो डी वॉल क्या है, क्या कैसे काम करता है, क्या प्रिकॉशंस हैं, कितना फ़ायदा है, कुछ जानकारी हमारे साथ आप शेयर कीजिएगा। किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन की एक्सकवेशन करने के लिए हम जैसे पहले पाइल का ट्रेंड चल रहा था। पाइल डालने के बाद में ही अपन उसको बॉन्ड करने के बाद में एक्सकवेट कर रहे थे। फिर उसके बाद में रिटेनिंग वाल के साथ में हम स्ट्रक्चर उठा के उसको स्लैब तक लेके आते थे। अब क्या है कि एक अच्छा प्रोविज़न आ गया है मार्केट के अंदर में डी वाल से एक तो हमारा टाइम बचता है, दूसरा रिटेनिंग वाल उसके साथ में नहीं बनानी पड़ती, तो वो पैसा भी बचता खुद है। भी रिटेनिंग वाल का काम करता है। पाइलिंग के बजाय एक्स डी वाल है वो थोड़े कॉस्टली पड़ती है, लेकिन कहीं वो हमें यह भी बजट से वाकिफ़ कर देती है कि हम उसके पैरेलल रिटेनिंग वाल नहीं बनानी पड़ती और टाइम की लिमिट रहती है उसके अंदर में, काफ़ी बचत होती है, टाइमली उसको पूरा किया जाता है। और फाइल के बीच में से जो मिट्टी निकलती है गैप में से, वो भी उसमें बंद हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और रेनी सीजन के अंदर में डी वाल ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है पाइलिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि पाइल के बीच में गैप होता है तो उसमें से पानी निकलने के चांस होते हैं, डी वाल में वो नहीं होते हैं। और डी वाल बनाने से पहले एक इसका स्टार्टर का काम होता है, गाइड वाल जिसको बोलते हैं। गाइड वाल के बोथ साइड एल शेप की दीवार होती है, जिसके 4 इंची से लेकर 8 इंची की मोटाई होती है, और वह 800 mm से लेके एल शेप के अंदर में 1200 mm डेप्थ तक जाती है, और यह स्टार्टर का काम करती है। यह स्टार्टर गाइड वाल जैसे आपकी गाइड वाल का स्टार्टर अपन अलग से भरते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। गाइड वाल का स्टार्टर एक स्मूथ लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल पे करने के बाद में इसको लगभग 1 मीटर की डीप में एक्सकेवेशन करते हैं। जैसे डी वाल की डेप्थ आपकी 500 की है, तो इसको हम 520 से लेके 550 mm के रूप में तैयार करते हैं, ताकि जो आपकी ग्रेविंग मशीन है, जो खुदाई करने वाली मशीन है, वो प्रॉपर उसको खोद पाए। और खुदाई करने के बाद में जैसे ही वो स्ट्रक्चर खुदता है तो वो वाटर के साथ साथ खुदता है, ताकि वाटर का प्रेशर उस मिट्टी को प्रेशर रखे, ताकि मिट्टी क्लैप्स ना हो। और इसके अंदर में 2 पैनल डलते हैं, एक मास्टर पैनल और एक सेकेंडरी पैनल। कोलैप्स नहीं हो, इसको रोकने के लिए अपन उसमें कुछ केमिकल डालते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अंदर में केमिकल डाला जाता है, वो मिट्टी की जो नेचर है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि राजस्थान में ज़्यादातर सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल है, बेंटोनाइट यूज़ होता है, और जहाँ कहीं चिकनी मिट्टी आती है वहाँ प्लास्टरसाइजर का यूज़ किया जाता है। इससे हमें पानी को बचत के लिए भी बेनिफिट होता है कि पानी का रीयूज हो सकता है बार बार, नेक्स्ट पैनल के लिए, उससे नेक्स्ट पैनल के लिए, और उसके लिए स्टोरेज भी हमें रखना पड़ता है फिल्ट्रेशन के लिए, 2 या 3 टैंक 20,000 से लेके 50,000 की कैपेसिटी तक की। और इसको यूज़ करने के लिए हमें पहले प्रिपरेशन के अंदर में 5 या 4 जितने भी हमारे पैनल हैं नंबर वाइज, उन पैनलों को हमें एक स्ट्रक्चर के रूप में एमएस स्ट्रक्चर का जो शेप है जाल का, वो पूरा तैयार करना पड़ता है। इसके साथ ही हमें उसके अंदर में कवर ब्लॉक यूज़ करने पड़ते हैं राउंड शेप में, जो 100 mm के होते हैं, जो उसको कम से कम 50 से 75 mm की थिकनेस हम दोनों तरफ लेते हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो अपन अलग अलग पैनल करते हैं तो एक साथ कंटिन्यू पैनल करते जाते हैं या बीच में गैप दे दे के दूसरे नहीं, उसी बात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मास्टर पैनल होता है और सेकेंडरी पैनल होता है। मास्टर पैनल के अंदर में बोथ साइड रबड़ शीट होती है, जो की और वाटर लॉगिंग जो आता है बाहर से, उसको रोकने का भी काम करती है। सेकेंडरी जो पैनल होता है, 1 साइडेड शीट होती है, वो उसके साथ में क्लैंपिंग हो जाती है। आप एक छोड़ के एक पैनल को काम करेंगे, ताकि दूसरा जब पैनल डलेगा तो उस रबड़ शीट को अपने साथ में क्लोज कर लेगा और बॉन्डिंग बन जाएगी। और इसके साथ में हमें विकास जी दूसरी चीज़ों का ये भी ध्यान रखना चाहिए डिज़ाइन से पहले, कि हमारे पास में जो रेलवे लाइंस है या वाटर पॉन्ड है या नियरेस्ट कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसकी बेसमेंट है, एसटीपी एरियाज है, रेलवेज हैं या ब्रिज है, उनको हमें पहले अपने कंसल्टेंट को बताना होगा, वहाँ का नेचर बताना होगा, ताकि वो डिज़ाइन करने से पहले ये इंश्योर हो जाए कि हमें किस वाल को कैसे डिज़ाइन करना है।
क्योंकि क्या होता है कि इन दीवारों को रोकने के लिए हमें एंकर का यूज़ करना पड़ता है। एंकर जब 45 डिग्री से हर स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए अलग अलग लेवल पे जो जाती है, बाहर की जो मिट्टी है ताकि उसका अर्थ प्रेशर को रोकने के लिए। प्रेशर ना आए, रेनी सीजन के अंदर में वेट हो जाती है तो और ज़्यादा प्रेशर आता है, उसको रोकने के ये जो लिए। सर ये एंकर लगाते हैं अपन, जो मिट्टी में जाता है तो कितना आगे तक जाता है? ये इसका डिपेंड करता है सर डेप्थ ऑफ आप दीवार और मोटाई पे भी और नेचर ऑफ सॉइल पे भी, ताकि आपका एंकर का डिज़ाइन कम से कम 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर होता है। कुछ एरिया फ्री होता है शुरू का 4 से 6 मीटर का। इसको हम सीमेंट और केमिकल के साथ में ग्राउट करते हैं और ग्राउट करने के बाद में हम बाइलर बीम लगाते हैं। बाइलर बीम लगाने के बाद में इसके ऊपर कपल्स लगा के, लॉक लगा के, जैसे हम पीटी स्लैब के अंदर में स्ट्रेच करते हैं उसी तरीके से इसमें भी स्ट्रेचिंग की तो जाती सर है। स्ट्रेचिंग करने के बाद अगर अपन ने बाहर से काट दिया, अपना एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, काम हो गया, अपने बाइलर भी हटा दिए, फिर अंदर जो एंकरिंग के लिए जो अपन ने टेंडन दिए थे, वो टेंडन को अपन वहीं छोड़ देते हैं? बिल्कुल, वो इसी पर्पज़ से छोड़े जाते हैं सर कि वो निकल भी नहीं सकते, आप निकाल भी नहीं सकते, और सिर्फ आपका जो स्ट्रक्चर आपने डाला है दीवार को, उसको होल्ड करने के लिए होता है, ताकि कोई भारी दबाव आ रहा है तो उसको वो होल्ड कर ले। आपका जैसे जैसे मेंबर बेसमेंट से उठ के आएगा, फर्स्ट फ्लोर डल गया, तो उसके नीचे हम पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमारा बाइलर हमारा किस लेवल पे आना चाहिए। एक्सकेवेशन और स्ट्रक्चर का जो लेवल है वो हमें पहले डिज़ाइन के अंदर में लेना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें बाइलर बीम स्टेज टू स्टेज लगाने होते हैं और स्टेज टू स्टेज उसको हम रिमूव करते हैं। एक सर जो पाइल के ऊपर अपने के पहले क्या होता है, केप के रूप में एक बीम डालते थे पूरे टॉप लेवल पे उसको एक दूसरे पाइल को कनेक्ट करने के लिए, तो इसमें भी करना पड़ता है? बिल्कुल सर, क्या होता है कि जब हम पाइलिंग का कंक्रीटिंग करते हैं तो वाटर के साथ में कुछ सनज पार्ट आता है, जैसे कि डी वाल के अंदर में आता है, सॉरी, और पाइलिंग के अंदर में भी वही आता है, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। जो रिमूव पार्ट है उसकी तरह उसको फिर हम बॉन्डिंग करने के लिए पूरी वाल और कैप को और बीम डालते हैं, और सेम मेंबर जो है वो बॉन्डिंग हो जाती है, ताकि एक जॉइंट सर्कल रहे, एक लेवल पे वो स्ट्रक्चर मेंबर बॉन्ड हो जाए। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।